धरती पर इतने सारे जीव पाए जाते हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर देता है कि हमारी धरती पर कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं। लाइफ स्पान का मतलब ये होता है कि एक जीवित जीव का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है वो उसका लाइफ स्पान का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसका प्रजनन करना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट है ना, उसके बादशाह बनो तो तुम्हें दुनिया बोलेगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बनने से पूछे बता तेरी राजा क्या है। आप अपने सब्जेक्ट के ऐसे करते हैं ना तो हमें कभी कभी लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब तुम्हें ऐसा लगे ना तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। हेलो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर इतने सारे जीव पाए जाते हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो कभी रिप्रोड्यूस ही नहीं करते? तो मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि जीवों में जनन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से वे रिप्रोड्यूस करते हैं, किस प्रकार से वे अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें हम आज के चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन, सभी जीवित जीव अपनी संतानों को उत्पन्न करते हैं और अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन का सीधा सा फंडा है, एक व्यक्ति जन्म लेता है, ग्रोथ करता है, उसके बाद में रिप्रोड्यूस करता है और अपनी संतानों को वो उत्पन्न करता है और उसके बाद में जो है वो खत्म हो जाता है। सभी जीवित जीव जो है वो ऐसी ही प्रोसेस को दोहराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन वे मरते ही नहीं कभी। तो जानेंगे हम इसे कौन से जीव है वे। देखिए, ये होते हैं पेरेंट, ये फिर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में ग्रोथ करते हैं और उसके बाद में फिर ये अपने आप पेरेंट की अवस्था में आ जाते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करेंगे। ये साइकिल ऐसे ही चलते जाता है। तो रिप्रोडक्शन जो है हमारे जीवन में जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है। अब एक होता है सभी जीव जो है वो जन्म तो लेते ही है और जन्म के बाद उनकी मृत्यु भी निश्चित है। और ये इस चीज पे डिपेंड नहीं होता है कि यदि कोई जो ऑर्गेनिज्म है यदि वो छोटा है तो उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी या फिर वो बड़ा है तो उसकी डेथ जो है वो लेट होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा उनके आकार पर निर्भर नहीं करता है कि उनकी डेथ कब होगी। एक टर्मिनोलॉजी आती है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब ये होता है कि एक जीवित जीव का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड जो होता है वो उसका लाइफ स्पान होता है। एक टर्मिनोलॉजी होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि जितनी भी स्पीसीज है, जैसे एक स्पीसीज जो है एक प्रजाति को हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। एक प्रजाति है और उसमें मान लो कि ये 100 एक प्रजाति है, एक प्रजाति है और 100 उसमें जीव है, मतलब कि 100 पॉपुलेशन है उसकी। उसमें से मान लो कि 50% लोग की जो एज है वो जो मतलब उनकी जो डेथ पीरियड जो है वो 70 ईयर है। और कुछ ऐसे हैं जो 50 साल की एज में खत्म हो गए, कुछ ऐसे हैं जो 40 साल की एज में खत्म हो गए। तो जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होगी उसकी वो होगी 70 ईयर। किसी प्रजाति की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हम इस आधार पर निकालते हैं कि जो 100 जीव है उसमें से 50% जो पॉपुलेशन थी उसकी वो कितने वर्ष तक जीवित रही, तो उससे निकल जाएगी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये होता है लाइफ स्पान। एक व्यक्ति अपने जीवन में जन्म लेता है, उसके बाद में उसके मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है उसका लाइफ स्पान। अब लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मतलब कि उनकी नेचुरल डेथ होना चाहिए तब ये लाइफ स्पान जो है उस पर अप्लाई करेगा। अगर उनकी डेथ जैसे जल्दी हो जाती है, किसी की मतलब एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है या समय से पहले ही मौत हो जाती है, तो उसे आप लाइफ स्पान में काउंट नहीं करेंगे। उसकी नेचुरल डेथ पर यह निर्भर करेगा कि वो एक जीवित जीव कितने समय तक सर्वाइव किया और कब उसकी डेथ हुई। ये देखिए, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक का इसका जीवन काल होता है। रोज ट्री 5 से 7 साल। उसके बाद में जो क्रॉ होता है वो 15 ईयर। बनाना ट्री 25 ईयर। टॉर्टोइस जो है वो 100 से 150 ईयर तक की जो उसकी लाइफ स्पान होता है। उसके बाद में बनियान ट्री। एलिफेंट को देखो आप 62 से 90। ये वरी करता है कि ये किस कॉन्टिनेंट में रहता है। जैसे कुछ अफ्रीकन हाथी जो होते हैं वो उनकी लाइफ स्पान अलग होता है और अपने इंडिया का कुछ अलग होता है, तो ये वरी करता है कंट्री टू कंट्री। उसके बाद में हॉर्स 60 ईयर। डॉग 20 to 30। राइस प्लांट जो है वो 3 से 4 महीने की इसकी फसल होती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लाइफ स्पान क्या है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। एक आता है बायोलॉजिकल फिटनेस। फिटनेस का मतलब ये होता है कि एक प्रजाति एक पृथ्वी पर कितने दिनों तक वो एग्जिस्ट करेगी, यदि वो कितनी सफल है रिप्रोड्यूस करने में।
तो रिप्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि एक स्पीसीज है वो 10% जो रिप्रोड्यूस करती है, और एक प्रजाति मतलब ए जो है वो 10% रिप्रोड्यूस करती है, और बी जो है वो 100% और सी जो है वो 50%। अब इसमें से ये देखेंगे कि इनने जो अपनी जो प्रजाति को जो उत्पन्न किया, मतलब कि इनकी संतानें जो उत्पन्न हुई उनमें से कितनी संतानें ऐसी है जो आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हुई। तो ये 10% हुई, ये 50% हुई, और ये हुई 100%। तो मतलब इसको एडॉप्ट कर लिया जाएगा, बी वाली जो प्रजाति है इसे एडॉप्ट कर लिया जाएगा, और फिर नेचर इसका सिलेक्शन कर लेगी। तो ये होती है फिटनेस। फिटनेस का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी बिल्डिंग करना या फिर कुछ ऐसी ऐसी, मतलब जो है साइंस में बायोलॉजिकल फिटनेस एक अलग ही होता है, जैविक योग्यता है। अब आता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, मानव जनित विलोपन। किसी भी जीवित जीव को सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। यदि उसकी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे प्रजनन करना जरूरी है। लेकिन कुछ मानव जनित विलोपन जो है, मानव जनित जो प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ ऐसी प्रजाति को हमने खत्म कर दिया है जो कभी रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाई, उनकी जो है वो अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, डोडो मारिसस। डोडो एक ऐसा पक्षी था मारिसस में कि उस पक्षी को आप आसानी से बुलाओ, आपके पास आसानी से आ जाता था, लेकिन लोगों ने जो है उसका खूब फायदा उठाया, उसे खूब मारा और खूब शिकार किया उसका, और उसे मतलब मांस के मीट के तौर पर उसे खूब बहुत खाया, जिसकी वजह से क्या है कि डोडो जो पक्षी है वो अब देखने को ही नहीं मिलता है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसी ही थी रसिया में एक काऊ थी, सी स्टीलर काऊ, नाम याद रखना, सी स्टीलर काऊ, जो समुद्री गाय के नाम से जानी जाती थी। लेकिन ये गाय भी थी ऐसी थी कि भागते नहीं बनता था, और रसिया में इसका खूब शिकार हुआ और आज देखने को ही नहीं मिलती है। तो किसी भी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसका प्रजनन करना बहुत जरूरी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन आज आपको मैं बताता हूं। जैसे कि मान लो अपने जो जहां पर जैसे पेड़ों की कटिंग होती है, रोड बनाने के लिए पेड़ों की कटिंग होती है, जिससे क्या होता है कि वायुमंडल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का हम सामना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमें और अधिक प्लांट लगाना चाहिए। यदि एक काट रहा है तो कम से कम 10 प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लांट तो ऑलरेडी बड़ा था ना, आपने अपने फायदे के लिए प्लांट को काट दिया, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जैसे दिल्ली में देखो आप कितना प्रदूषण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमें प्लांट जो है वो अधिक मात्रा में लगाने चाहिए, और हमारे फायदे के लिए हमें है ना किसी भी प्रजाति को ऐसा इतना ही विधोवन नहीं करना चाहिए कि हमें पूरी उसको पूरी खत्म ही कर देना है, ऐसा नहीं करना है हमें। तो आप समझिए कि रिप्रोडक्शन कितना जरूरी है। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी चैप्टर को बेटा ऐसे पढ़ाई करो आप जैसे कि हमें उसे रटना नहीं है, हमें उसे समझना है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को साइंस में आप यदि रटने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। अगर आप स्टोरी के तहत अगर समझोगे ना तो आपको सारी चीज जो है वो क्लियर होते जाएगी। इसलिए अपने जो सब्जेक्ट है ना उसके बादशाह बनो, तो तुम्हें दुनिया बोलेगी कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप अपने सब्जेक्ट के ऐसे बादशाह बन जाओ कि आप फिर नीट को ऐसा फोड़ो कि फिर तुम्हें बोले कि भैया आपको एम्स दिल्ली चाहिए या एम्स भोपाल चाहिए, कहीं भी है ना भाई साहब, आप कहीं भी आपकी सीट जो है वो पक्की हो जाएगा। आप जिस कॉलेज पे हाथ रखोगे ना वही कॉलेज आपका, लेकिन मेहनत जो है आपकी, मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दो प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि केवल एक जीव भाग लेता है। याद रखना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक जीव भाग लेता है, यूनिपेरेंटल होता है, मतलब कि एक ही जीव इसमें भाग लेता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट भाग लेता है, और ए सेक्सुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव भाग लेते हैं, यानी कि मेल और फीमेल। याद रहेगा आपको? ठीक है, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टर है, आप इसे एकदम माइंड में उतार लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये नीट में तो आता ही आता है, ये अदर एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब किसी भी एग्जाम में भाई साहब इसका है ना वेटेज हमेशा रहता ही है। और आपको क्लियर कर लेना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है। तो इसके कैरेक्टर याद रखेंगे, ये यूनिपेरेंटल होता है, इसमें जो है वो एक ही जीव भाग लेता है, सोमेटिक सेल होती है इसमें, माइटोसिस ओनली, इसमें सिर्फ माइटोसिस होता है। और माइटोसिस का मतलब ये होता है कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये उसके बाद में होता है मैकेनिज्म, जो इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, ये डायरेक्ट होता है। उसके बाद में ये जो होता है ये बहुत फास्ट तरीके से होता है, मतलब इसमें समय मतलब ज्यादा नहीं लगता है। उसके बाद में रिजल्ट जो है ऑफ स्प्रिंग जो है, मतलब इसमें जो संतानें उत्पन्न होती है वो एकदम अपने पेरेंट के हूबहू, मतलब पेरेंट की कॉपी होती है, इसमें किसी प्रकार का वेरिएशन या चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इसमें जो पेरेंट होता है उसी के जैसी उसकी संतानें भी होती है। जैसे कि ये देखो आप, ये होता है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक सेल है, ये सेल से दूसरी सेल बन जाएगी, एक सेल से मतलब एक अपने जैसी कॉपी को ये रिलीज करेगा, मतलब एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव में ये देखने को मिलेगा आपको। यूनिसेलुलर एनिमल, मोनेरा, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, जितने भी सेक्सुअल जीव जो होते हैं ना यूनिसेलुलर, सारे में आपको जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यूनिसेलुलर में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल है, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे क्या है कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आपको मैं एग्जांपल बता देता हूं, ये अमीबा फ्यूजन, ये एक अमीबा बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में, याद रखना बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि आपको कॉलम मैच करने के लिए नीट में क्या होता है आजकल, अभी का जो ट्रेंड चलता है कि कॉलम दे देंगे कि भाई बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, बडिंग किस में होती है, और उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन, ये ऐसे दे देंगे, और आपको इधर साइड में जो है कोई एग्जांपल दे देंगे। तो आपको क्या है कि पूरी तरीके से याद रहना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाओगे। और यदि आपको नीट में एक सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है आपको, कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, और 4 ऑप्शन में यदि आपको 2 ऑप्शन भी अगर आपको पता है तो आप वो क्वेश्चन को भाई साहब कर लोगे। आई बात समझ में आपको? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल याद रखना, बाइनरी फ्यूजन, द्विविभाजन, एक सिंगल सेल ने ग्रोथ करी, ग्रोथ के बाद में वो डिवाइड होगी। तो आप बताइए, ये ग्रोथ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि इमॉर्टल होते हैं, वो मरते नहीं है कभी भी। अब देखो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव, ये इसने अपनी ग्रोथ करी, ग्रोथ करने के बाद में ये 2 हो गए, क्या ये खत्म हो गया? नहीं, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों जो है वो सिमिलर होते हैं, तो इसलिए जो है यूनिसेलुलर जीव जो है वो कभी मरते नहीं है, वो 1 से 2 हो जाते हैं, समझे? उसके बाद में बडिंग, यीस्ट जो अमीबा जो होता है उसमें बडिंग होती है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें कोई 2 जीव की जरूरत है क्या कि मेल अलग है फीमेल अलग है? नहीं ना, इसमें सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2 हो जाते हैं, ये होता है यूनिसेक्सुअल, याद रखना, भूलना नहीं है। ये होता है यीस्ट में होती है बडिंग, ये बड निकलेगी और ये एक समय में यहां से हट जाएगी, तो ये एक जीव बन जाएगा। उसके बाद में हाइड्रा जो है एक जीव, इसमें भी ऐसी बडिंग जैसा निकलेगा, इससे भी एक जीव से दूसरा जीव बन जाएगा। उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है, यदि स्पाइरोगायरा का एक भाग आप काट के अलग रख दो तो वो जो एक भाग है उससे एक नया जीव जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद में प्लेनेरिया में रीजनरेशन की क्षमता होती है, आप इसे कितना ही काटो, इसके टुकड़े करके आप फेंक दो तो एक प्लेनेरिया के एक भाग से एक नया जीव जो है वो उत्पन्न हो जाता है पूरी तरह से। उसके बाद में बीजाणु, राइजोपस में जो है वो कि स्पोर बनते हैं, जू स्पोर, क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया, पेनिसिलिया। उसके बाद में ये होते हैं क्या, ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये आपको प्लांट में देखने को मिलेगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना तब ये देखने को मिलेगा आपको। ये जो है हम आगे पढ़ेंगे चारों को, मैं अभी आपको यहां नहीं समझाऊंगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं, इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल जो है जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक ओवम को रिलीज करता है। जैसे कि ये जो है, समझो मेरी बात को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है।
हाँ, प्लांट में क्या होता है कि डायोसियस मोनोसियस अलग अलग प्लांट होते हैं, कि एक ही प्लांट में आपको दोनों मिल जाएंगे सेक्स ऑर्गन, जैसे कि उसमें आपको एंड्रोसियम भी मिल जाएगा, उसी में आपको गाइनोसियम भी मिल जाएगा। लेकिन जो मैं अपने ह्यूमन की बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन में आप देखो कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जिसमें बाई पेरेंटल होता है, मेल और फीमेल अलग अलग। उसके बाद में जर्म सेल्स, ये जो है गेमिट को रिलीज कर, जैसे स्पर्मेटोगोनिया जो होती है सेल्स होती है, उसके बाद में वो स्पर्म को रिलीज करती है, ओवरी जो है वो ओवम को रिलीज करती है। और इसमें जो होता है मियोसिस और माइटोसिस, याद रखना, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों जो आपको डिवीजन इसमें देखने को मिलेंगे। गैमिट की फॉर्मेशन होती है, गैमिट बनेगा, गैमिट से फिर उसमें जायगोट बनेगा, जायगोट से मोरूला, ब्लास्टुला, एम्ब्रियो बनकर जो है फिर वो आगे प्रोसेस चलते रहती है, वो अब हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप यहां समझ लीजिए कि गैमिट की फॉर्मेशन होती है, ऑफ स्प्रिंग जो होती है, इसमें ऑफ स्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं होती है। ए सेक्सुअल में हम देख रहे थे कि उसमें जो जीवित जीव जो रिप्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो जो अपनी संतान जो थी, वो संतान अपने पेरेंट के हूबहू हमशक्ल, मतलब उसको क्लोन कहेंगे, याद रखना। लेकिन यहां पर जो है इसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है, चेंजेस लेकर आता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन लेकर आता है, चेंजेस लेकर आता है, ताकि आगे नेचर में जो भी चेंजेस होने वाले हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कैरेक्टर आते हैं। एक कैरेक्टर मेल से आता है, एक फीमेल से आता है। तो संतानों जब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन जब होता है, तो आप देखना कि जो जिस संतान को जब जन्म देते हैं, तो उसमें कुछ कैरेक्टर एक बच्चे में है, जो कुछ कैरेक्टर माता के आएंगे, कुछ कैरेक्टर पिता के आएंगे, लेकिन सिमिलर नहीं होगी वो किसी के भी। एक बात याद रखना, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ये अब यहां हम अच्छे से समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होता है, याद है आपको। उसके बाद में ये बाई पेरेंटल होता है, मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। सोमेटिक सेल, इसमें जो है स्पोर बनते हैं, इसमें स्पोर बनते हैं, गैमेट नहीं बनते हैं। इसमें जर्म सेल्स होती है ना, इसमें जो है जर्म सेल होती है। इसमें माइटोसिस होता है केवल, याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है, लेकिन इसमें माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। पहले क्या होता है, जर्म सेल जो होती है वो माइटोसिस के तहत अपनी संख्या को बढ़ाती है, फिर मियोसिस होता है। तो मियोसिस में जो है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो बाहर निकल कर आते हैं, ठीक है। इसमें गैमेट उपस्थित होते हैं, इसमें गैमेट ही नहीं बनते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जब गैमेट ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, डायरेक्ट अपने आप को ये इवॉल्व करते हैं। उसके बाद में प्रेजेंट होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तेज होता है, मतलब कि फास्ट गति से होता है। और इसमें क्या होता है, ये धीमा होता है। आप देखते हो कि एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो कम से कम 9 महीने का समय लेती है। तो सबकी जो है वो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट टाइप का होता है। लेकिन फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं अपने ह्यूमन में, तो वो 9 साढ़े 9 महीने का होता है। उसके बाद में जेनेटिक डिफरेंट अनुवांशिक रूप से जो होते हैं उनकी संतानें भिन्न होती है। लेकिन इसमें क्लोन, याद रखना ये पॉइंट जो है, याद रखना कि आइडेंटिकल टू पेरेंट क्लोन, जनक के समान जो होता है वो अपनी संतान जो होती है वो जनक के समान ही होती है, उसे क्लोन कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं, हम ये दोनों चीजें जो है अच्छे से समझेंगे। बोर तो नहीं हो रहे ना बेटा, क्योंकि अगर बोर हो गए ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। और आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, आपको तो बोर होना ही नहीं है। किसी भी चीज को एक स्टोरी के तहत समझना है आपको, समझ रहे हो, बोर नहीं होना है हमें यहाँ। तो हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं और क्या जो है इसके क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। इस ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखेंगे क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। क्या होता है बेटा, जब हम तैयारी करते हैं ना तो हमें कभी कभी लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब तुम्हें ऐसा लगे ना तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। किसी ने कहा है, बहुत खूब स्टेटमेंट है ये, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है आपको, है ना। लगातार मेहनत करते रहो, जो होगा देखा जाएगा, और जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। याद रखना एक बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कन्वर्स एनर्जी सम एनर्जी, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसानी से हो जाता है और ये हाई स्पीड में होता है। क्या में होता है, हाई स्पीड। इसमें जो है
ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत कम समय में ये हो जाता है। उसके बाद में लीड्स टू ग्रेटर देन सीड फिटनेस नंबर, इसमें जो है कि सर्वाइव करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। जैसे एक ऑफ स्प्रिंग जो है वो अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करेगी, तो उससे क्या है 1 से 4 बनेंगे, लेकिन उनकी सर्वाइव करने की जो क्षमता है वो अधिक समय तक रहेगी। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं क्या फायदे हैं। हाई जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जेनेटिक वेरिएशन आते हैं बेटा। इवोल्यूशन में याद रखना कि जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं ना, ये जेनेटिक वेरिएशन ही है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित है धरती पर। मैं आपको बता रहा हूं एनिमल किंगडम में, क्योंकि इवॉल्व करो, आपके अंदर कैरेक्टर अगर आते जाएंगे ना। चार्ल्स डार्विन ने फेमस स्टेटमेंट कहा है कि प्रकृति चयन करती है, जो श्रेष्ठ होता है ना प्रकृति उसका चयन कर लेती है। जैसे कि एनिमल किंगडम आपने पढ़े होगा, तो उसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, तो ये सारी जो है ना इनमें कैरेक्टर इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व होने के बाद में आज ह्यूमन बींग आए हैं यहाँ पर। तो क्या है कि हर किसी में कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो है आपको चेंजेस वाले मिलेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इवोल्यूशन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखना। तो ये फास्ट नहीं होता है, स्पीड ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में इसका जो है वो बहुत मेन रोल है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब दोनों के घाटे क्या है देख लेते हैं अपन कि लो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। एडॉप्टेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं होता है ना। तो यदि कल में कोई समस्या आई, कल में नेचर में किसी प्रकार का वेरिएशन आया, तो ये एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज को। उसके बाद में स्लो इवोल्यूशन प्रोसेस होती है इसमें हाई एनर्जी लगती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एनर्जी की जरूरत रहेगी ना। उसके बाद में ये स्लोली होता है। टोटल पॉपुलेशन फिटनेस इज लोअर, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। एक शेर है, वो एक हिरन के पीछे दौड़ रहा है। मान लो 2 हिरन है, एक शेर उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन जो तेज भाग जाएगा वो बच जाएगा और जो स्लो दौड़ेगा वो शेर का शिकार हो जाएगा। तो जो प्रकृति है ना चयन करती है, जो श्रेष्ठ होगा प्रकृति उसको सिलेक्ट कर लेती है। अब उसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रकट करेगा, मतलब अपनी संतानों को उत्पन्न करेगा, फिर उसके ऊपर भी कंपटीशन होगा, फिर जो तेज रहेगा, फिर मतलब प्रोसेस चलते ही रहती है। एनवायरमेंट में ये प्रोसेस चलते ही रहती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तीन प्रोसेस में जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। तो पहली प्रोसेस जो है वो ग्रोथ प्रोसेस होती है। ये ग्रोथ प्रोसेस हमारे जीवन में 3 प्रोसेस होती है। जब हम बच्चे रहते हैं, फिर हम युवा हो जाते हैं और फिर हम वृद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही किसी भी जीव के अंदर 3 प्रोसेस से उसे गुजरना होता है। सबसे पहले उसका जन्म होगा, फिर वो युवा की स्थिति में आएगा, फिर उसके बाद में वो बुजुर्ग हो जाएगा। जैसे कि ये देखो जुवेनाइल फेस, बाल्यावस्था, उसके बाद में युवावस्था और ये वृद्धावस्था। 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। मैं आपको एनिमल के, ये एनिमल देखो, ये एनिमल यहां देख लिया, ये जो है युवावस्था में है। ये प्लांट को देखो, ये ह्यूमन बींग आ गया। मतलब ये जो है ये इसको आप समझ लो, इसे समझ लीजिए आप समझ जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ग्रोथ फेस, रिप्रोडक्टिव फेस और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेस, 3 फेस से किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी जीवित जीव है, उसे गुजरना ही पड़ेगा 3 प्रोसेस से। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये जो है जुवेनाइल फेस, रिप्रोडक्टिव फेस और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेस, आप समझ गए होंगे कि ये देखो, ये पहले चाइल्ड एनिमल और ये ट्री, इनको देखो, फिर यहाँ पर ये युवावस्था में आए, उसके बाद में ये तीनों प्रौढ़ावस्था में आ गए। ठीक है, ये 3 प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। प्लांट सेक्स टर्मिनोलॉजी, प्लांट भी जो है मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनिसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है एक लिंगी प्लांट, मतलब कि ये जो है ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। ये मेल समझ लो, मेल और ये फीमेल। और बाइसेक्सुअल में क्या होगा कि एक फ्लावर में आपको ये एंड्रोसियम देखने को मिलेंगे, एंड्रोसियम, और ये जो होता है ये गाइनोसियम। ये होता है मेल पार्ट। फ्लावर देखे होंगे ना आपने, अब फ्लावर मार्फोलॉजी जब पढ़ेंगे, जब आपको मैं पूरा बताऊंगा इसमें। और ये होता है फीमेल पार्ट। ये होता है मेल और ये होता है फीमेल। ये होते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट, जो कि प्लांट मेल और फीमेल प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और ये होता है बाइसेक्सुअल प्लांट, जिसमें क्या होता है
कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में उपस्थित रहते हैं। अब प्लांट में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है मैं आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बताऊंगा, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान नहीं होता, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। उसमें किसी भी प्रकार की क्या है आपको यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, यूनिपेरेंटल, बाइपेरेंटल की जरूरत नहीं होती। उसमें सिर्फ एक प्लांट की मैं बता रहा हूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सोमेटिक प्रजनन पादप में, ठीक है। इसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं, इसमें मतलब जो है एक होती है कटिंग, एक होती है लेयरिंग, ये होती है ग्राफ्टिंग। आपने बहुत से लोगों के यहाँ पर बगीचा होंगे, बहुत से लोगों को प्लांट लगाने का शौक होता है, तो वो जनरली जो है अपने गार्डन में कुछ ऐसे तरह के जो है वो कारनामे करते रहते हैं, जैसे कि कटिंग, एक प्लांट की जो तना जो होता है वहां से आप एक प्लांट को काट दो और जमीन में लगा दो, वो नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है। इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। उसके बाद में लेयरिंग, एक प्लांट की जो डाल है उसे आप जमीन में दबा दो, उसमें नए रूट निर्माण हो जाएंगे और एक प्लांट बन जाएगा। उसके बाद में ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो प्लांट लेते हैं, जो आपको प्लांट के जो आपको फ्रूट चाहिए उसको आप ऊपर लो और जिसके मतलब जिसकी जड़ अच्छी जो नोरिशमेंट अच्छे से देगा उसका जो है प्लांट वो नीचे लो। इसमें क्या होता है ये देखो मैं आपको आगे बताता हूं। ये होती है कटिंग, कटिंग ये आपने कट लगाया प्लांट में, फिर इसे आप रूट को कट लगाने के बाद जो स्टेम जो है इसे आपने कहा मिट्टी में दबा दिया, जिससे इसमें रूट निकलने लग जाएगी। रूट निकलने के बाद में ये एक प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा। और इसका एग्जांपल याद रखना, ये मैंगो में कर सकते हो आप, गावा में कर सकते हो, लीची में, लेमन में, रोज में। पौधे के तने में कट लगाकर उसे मिट्टी में दबाकर एक नए प्लांट का निर्माण करना कटिंग कहलाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ये चीजें जो है आप अपने गार्डन में भी कर सकते हो आसानी से, ये आसान। लेकिन याद रखना ये सबसे ज्यादा सक्सेस कहां है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये एग्जाम्पल याद रखना, कटिंग। उसके बाद में क्या आता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब ये होता है कि प्लांट की मतलब एक प्लांट लिया, अब प्लांट की जो एक डाल जो होती है ना, ब्रांचेस जो होती है, शाखाएं, उसको आप मिट्टी में दबा दो। मिट्टी में दबाने के बाद उसमें कुछ दिन तक पानी डालते रहो, तो उससे क्या होगा कि उसमें रूट आने लगेगी। और रूट आने के बाद में उस ब्रांच को वहां से कट कर दो तो वो एक प्लांट के रूप में हो जाएगी। ये देखो, ये आपने ब्रांच को मिट्टी में दबाया, मिट्टी में दबाने के बाद में इसमें रूट बन गई, और रूट बनने के बाद में इसको यहां से आप कट कर दो, यहां से कट कर दो, ये एक प्लांट बन जाएगा। अब लेयरिंग भी क्या होता है कि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सिंपल लेयरिंग, एक होती है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग का मतलब ये होता है कि कोई प्लांट की शाखा बड़ी है, मतलब कि देखो जिसे आप दबा सकते हैं नीचे उसे दबा दिया, लेकिन जैसे कि कुछ ब्रांच जो है ऊपर है, तो उससे क्या करेंगे कि स्टेम की जो छाल है ना, छाल को आप निकाल लेंगे और उसके ऊपर मिट्टी लगा दें। मिट्टी लगाने के बाद में उसे गीले कपड़े से बांध देंगे, पॉलीथीन से बांध दो, और उसमें क्या है कि पानी की जो है ना सिंचाई करते रहो। कुछ दिनों के बाद में उसमें क्या है रूट निकलने लगती है। अब रूट निकलने के बाद इसको यहां से काट दो, इसको काटने के बाद फिर आप लगा दो जमीन में, जिससे एक प्लांट बन जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सिंपल लेयरिंग क्या है और एयर लेयरिंग क्या है। अब इसके एग्जाम्पल भी याद रख लेना। एक पौधे की शाखा को मिट्टी में दबाकर रख देते हैं और वहां नए पौधे को उत्पन्न कर लेती है। उसमें बाद में एयर लेयरिंग, इसमें पौधे के तने की छाल को निकाल लिया जाता है, इस पर मिट्टी बांधकर कुछ समय तक जड़ का निर्माण हो जाता है, फिर इसे हम काट के नीचे लगा देते हैं। एक होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मैंने आपको बताया कि इसमें दो प्लांट की जरूरत होती है। एक प्लांट तो जिसका आपको फ्रूट चाहिए और एक ऐसा प्लांट चाहिए जो नोरिशमेंट अच्छे से प्रदान करता हो। देखो, एक होता है सेशन जिसका तुम्हें क्या है कि जिसके फ्रूट तुम्हें चाहिए, और एक होता है स्टॉक। याद रखना सेशन और स्टॉक, सेशन किसे कहते हैं और स्टॉक किसे कहते हैं। तो सेशन उस भाग को कहते हैं जो ऊपरी भाग जो होता है उसे सेशन कहते हैं, और नीचे वाले भाग को स्टॉक कहते हैं। याद रखना, नीट में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। सेशन और स्टॉक बोलना नहीं है। द स्टॉक इंस्टेड स्टेम और द बेस रूटेड प्लांट। तो मैंने आपको बताया कि जो ऊपरी प्लांट जो होता है उसका उसमें जो है फ्लावरिंग होती है, फ्रूट का निर्माण होता है, और जो नीचे का जो प्लांट होता है उसमें रूट जो होती है वो नॉरिशमेंट प्रदान करती है, जिससे आपको एक प्लांट जो बेहतरीन प्लांट की जो है वो आपको प्राप्ति हो जाती है। ये होता है क्या ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल है एप्पल, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, ऑर्नामेंटल प्लांट, ठीक है। ये आता है एग्जाम वैलिड एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस। ये जो है आगे इसकी क्लास जो है हम आगे करेंगे। इसलिए धन्यवाद। कैसे रहा आपको ये सेशन आप कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आगे आपको कैसे